बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है। तो आज बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ज़रूर इसको देखना है शुरू से एंड तक, जिसमें हम स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस स्टोइचियोमेट्री को पढ़ने से पहले केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं हम कि एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन क्या है। उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आएंगे और इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ breaking old bonds and formation of new bonds। ठीक है, मतलब सिंपली अगर हम बोले तो केमिकल रिएक्शन बॉन्ड का बनना या टूटने को कहा जाता है, जिसमें रिएक्टेंट के जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास ए है, ठीक है ना, ये कंबाइन होता है किसके साथ? बी के साथ, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पास ए बी बन जाता है। अब हमारे पास ये जो बॉन्ड्स हैं ए और ए के दरमियान में और बी के दरमियान में, ये दोनों बॉन्ड हमारे पास क्या हैं? ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये किस में प्रेजेंट है? रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट्स के जो आपके पास ओल्ड बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन होगा इनका, ठीक है ना। ओल्ड बॉन्ड्स की क्या होगी? ब्रेक डाउन, ये टूट जाएंगे, ठीक है ना। और जब ये टूटेंगे तो फिर ए बी के साथ कंबाइन कर जाएगा, ए बी के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये आपके पास क्या बनेगा? न्यू बॉन्ड बनेगा। और न्यू बॉन्ड आपके पास बना है, मतलब इसकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यही आपके पास क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और न्यू बॉन्ड आपके पास यहां पर जो बना है ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स आपके पास, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम यही बोलते हैं कि भाई इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं आपके पास? विच अंडरगोज केमिकल चेंज, ठीक है ना। मतलब केमिकल रिएक्शन में वो स्पीशी, ठीक है ना, जो जिसमें केमिकल चेंज आए, विच अंडरगोज केमिकल चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट, ठीक है ना। वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट से बने, रिएक्टेंट से कैसे बने? रिएक्टेंट में चेंज आए, चेंज आने के बाद ये बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। या सिंपली हम ये कह सकते हैं जो एरो के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है वो रिएक्टेंट है, और जो राइट साइड पे लिखा जाता है वो प्रोडक्ट है। लेकिन ज्यादा बेहतर डेफिनेशन आपके पास यही है कि भाई जिसमें केमिकल चेंज आए वो रिएक्टेंट है, और केमिकल चेंज आने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन के बारे में था। अब हम आगे देखते हैं स्टोइचियोमेट्री को कि ये क्या है आपके पास।
तो अगर हम स्टोइचियोमेट्री को देखते हैं तो बेसिकली ये टू ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। तो नंबर 1 आपके पास क्या है, पहला जो है स्टाइकोन है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है ना। स्टाइकोन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। इसी तरह से मिट्री है आपके पास, और मिट्री का मीनिंग क्या है आपके पास, मेजरमेंट, ठीक है ना। या सिंपली हम इसको बोलते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना, मेजरमेंट या कैलकुलेशन। अब हम किस चीज की मेजरमेंट करते हैं या किस चीज की कैलकुलेशन करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखते हुए फिर एग्जांपल से समझेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the reactants and products in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation। तो स्टोइचियोमेट्री आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव अमाउंट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बाद में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा कि हम ये जो स्टोइचियोमेट्री है इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तब जाके हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम बात नहीं करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम बात करेंगे। अब यहां पर ये चीज समझना जरूरी है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या चीज है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब हम क्वांटिटी बोलते हैं, सिंपली अगर मैं कहूं तो ये आपके पास क्या है, अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स हो सकता है, इसी तरह से ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मास हो सकता है, इसी तरह से ये हमारे पास गैसेस के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, इसी तरह से हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हो सकता है, ठीक है ना, कि कितने पार्टिकल हैं। तो चाहे आपके पास मोल के टर्म्स में हो, मास के टर्म में हो, वॉल्यूम के टर्म में हो या पार्टिकल के टर्म में हो, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइचियोमेट्री बोलेंगे। हमने इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि भाई हम स्टोइचियोमेट्री के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल। कैसे, हम क्या रिलेशन देखेंगे, किस तरह से हम अमाउंट की बात करते हैं। अगर मैं कहूं आपके पास फॉर एग्जांपल N2 है, ये कंबाइन कर जाता है H2 के साथ और बनाता है आपके पास NH3, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कहा कि भाई स्टोइचियोमेट्री में आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। तो अब 2 नाइट्रोजन, यहां पर 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंस करने के कई तरीके हैं। तो हमारे पास इधर हम लगा लेंगे 3 और इधर हम लगा लेंगे 2, तो 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब ये हो गया बैलेंस आपके पास। तो मैंने कहा था कि हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये आपको अननोन है तो आप इसकी मदद से इनकी मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं।
फिर अगर ये दोनों नोन है और ये अननोन है तो आप इन दोनों की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं कि भाई इतना ग्राम आपने ये लिया, इतना ग्राम ये लिया, तो ये कितना ग्राम बना, ठीक है ना। या ये आपने इसका इतना ग्राम बना, इसका इतना ग्राम लिया था और ये कितना लेना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की रिलेशन हम इसमें पढ़ते होते हैं। अब जो कि यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मोल की बात करूं तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1 मोल ऑफ N2, इसके लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो 3 मोल ऑफ H2, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia, 2 moles of NH3। ये आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ मोल, या सिंपली हम मोल मोल रिलेशन की बात करते हैं। फिर मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ मास भी हम ये रिलेशन देख सकते हैं। तो मास की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 14 2s are 28, तो आपके पास क्या है 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए आपके पास क्या है, एक इसका मास होता है 2 हाइड्रोजन है तो 2 3 6 ग्राम रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन, और इससे आपके पास क्या बनता है, आपके पास 14 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ग्राम्स। अगर आपको इतना ग्राम नाइट्रोजन है, इसके लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ताकि आपके पास इतने ग्राम क्या बन जाए, अमोनिया बन जाए। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मास। फिर मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल भी हम इस रिलेशन को देख सकते हैं। तो पार्टिकल की अगर बात करें तो यहां पर 1 एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब आपके पास 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन की चाहिए। इसके लिए हमें कितने पार्टिकल चाहिए हाइड्रोजन के, 3 into 6.022 into 10⁻23, ठीक है, 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एवोगैड्रो नंबर है Na, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, Na करेंगे, ठीक है। तो Na की वैल्यू ये है, तो हमें कितना मिलेगा NH3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10⁻23, इतना मिलेगा। तो अब चाहे हम जिस टर्म में भी बात करें, मोल की टर्म में करें, मास की में करें, वॉल्यूम में करें, पार्टिकल में करें, लेकिन बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मैं कैलकुलेशन की तरफ नहीं आया हूं, तो कैलकुलेशन हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। यही जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बेसिकली जिसकी हम बात करते हैं, इसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो मैंने कहा था ये बेसिकली एलिमेंट की मेजरमेंट है, तो हम यहां पर मेजरमेंट ही कर रहे हैं कि कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो इसी तरह से मैंने कहा था कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। चूंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम थोड़ी सी बात उसमें भी करेंगे, ठीक है।